हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट गुरुकुल अजमेर में। जैसा कि मैंने मेरे पिछली वीडियो में बताया था आपको कि रिस्क जो पोइम थी उसके बारे में मैंने पूरा डिटेल से आपको समझा दिया था और मैंने आपको बोला था कि मैं इसके नेक्स्ट वीडियो में रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट और क्वेश्चन आंसर के बारे में बताऊंगा। और मैंने ये बताया था कि अगर कोई आपको स्टेंजा याद भी नहीं हो तो अपन कैसे जुगाड़ करके अपन काम कर सकते हैं कि कोई भी स्टेंज आ जाए तो अपन कौन से जुगाड़ के द्वारा अपन काम कर सकते हैं, अपन को नंबर प्राप्त हो सकते हैं। तो आज मैं इसी वीडियो में वही जुगाड़ लेकर के आया हूँ आपको बताने के लिए। अगर आपको किसी स्टेंजा याद नहीं है, कोई सी भी कोई मुँह चाहिए हो, है ना, तो इस जुगाड़ के द्वारा अपन नंबर प्राप्त कर सकते हैं। तो देखते हैं यार दोस्तों कौन सा है वो जुगाड़, मैं आपको जल्दी बता रहा हूँ। तो देखिएगा यहाँ पे जैसे ये अपन रिस्क पोएम के बारे में पढ़ रहे हैं और इसका जो पोइटर है, लिखने वाला जो लेखक है, कवि जो है वो कौन है? जेनेट रैंड है। अब अपन को सबसे पहले जब अपन स्टेंजा लिखते हैं उसमें एक्सप्लेनेशन वाला जो क्वेश्चन आता है उसमें सबसे पहले अपन को क्या लिखना होता है? रेफरेंस लिखना होता है। चाहे कोई सी भी पोएम हो, चाहे कोई सा भी स्टेंजा हो, अपन को रेफरेंस सबसे पहले लिखना पड़ता है। तो रेफरेंस में अपन को क्या लिखना पड़ता है? दिस लाइंस हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम। और इसके बाद में ये जो देखो पुस्तक में जो लिखा हुआ है नेम ऑफ द पोएम, तो यहाँ पे आपको पोएम का नेम लिखना है। पोएम जैसे दिस लाइंस हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम और अपन रिस्क का जो स्टेंज है अपना, तो यहाँ पे इसकी जगह अपन क्या लिख देंगे? रिस्क लिख देंगे, है ना, पोएम का नेम लिख देंगे। फिर रिटर्न बाय लिख सकते हैं या फिर कंपोज्ड बाय लिख सकते हैं। तो आप रिटर्न बाय भी लिख सकते हो यहाँ पे या कंपोज्ड लिखो, एक ही बात है। तो यहाँ पे अगर अपन ने लिखा रिटर्न बाय, फिर है नेम ऑफ द पोएट, यानी कवि का नेम लिखना है। कि जैसे अपन रिस्क पोएम के बारे में पढ़ रहे हैं तो इसका कवि का नाम क्या है? जेनेट रैंड। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा भाई? जेनेट रैंड आ जाएगा। तो ऐसे अपन कोई सी भी पोएम हो ये सारे काम लिख सकते हैं अपन कि दिस लाइंस हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम और फिर नेम ऑफ द पोएम अपन ने मान लो रिस्क लिखा, फिर रिटर्न बाय नेम ऑफ द पोएट, इसकी जगह अपन कवि का नाम लिखेंगे जेनेट रैंड। इसका मतलब ये होता है मेरे विद्यार्थियों कि ये दी गई पंक्तियां इस कविता से ली गई है और इसके कवि ये हैं, लेखक ये हैं, इनको लिखने वाले ये हैं। ये सब में अपन को लिखना पड़ता है। तो रेफरेंस लिखते हैं अपन ने, उसके बाद में एक बात और ध्यान रखना, रेफरेंस लिख के अपन को ऐसे डबल अंडरलाइन करनी है और उस सेम लाइन में नहीं लिखना और उसके नीचे वाली लाइन से अपन को लिखना स्टार्ट करना, जैसे कि अपन ने यहाँ पे किया। ठीक है, इन बातों का विशेष ध्यान रखना ताकि आपकी जो कॉपी की प्रेजेंटेशन है वो अच्छी लगे। उसके बाद में अपन को क्या करना है? कॉन्टेक्स्ट लिखना होता है। क्या लिखना होता है? कॉन्टेक्स्ट लिखना होता है। इसमें आपको रेफरेंस लिखने के बाद एक लाइन छोड़नी है, एक लाइन छोड़ करके कॉन्टेक्स्ट लिखना है, इसको भी डबल अंडरलाइन करना है और सामने वाली लाइन से न लिख करके यहाँ से लिखना है। अब कोई सी भी पोएम हो, कोई सा भी स्टेंजा हो, आपको कॉन्टेक्स्ट सेम टू सेम आएगा शब्द में। इन दिस पोएम, फिर यहाँ पे नेम ऑफ द पोएम लिखना है। जैसे कि मैंने बताया था यहाँ पे नेम ऑफ द पोएम, अगर मान लो रिस्क के बारे में आए तो रिस्क लिखेंगे, द लोटस वाली पोएम है तो द लोटस लिखेंगे, ऐसे लिखना है। नेम ऑफ द पोएम हो गया, फिर द पोएट, पोएट का मतलब होता है कवि, यानी कि इस कविता को, इस पोएम को लिखने वाला कौन है ना, द पोएट। फिर यहाँ पे नेम ऑफ द पोएट लिखना है, यानी कि जेनेट रैंड लिख दिया। अगर मान लो अपन इसी पोएम के स्टेंजा के बारे में बात करते हैं तो जेनेट रैंड। फिर वांट्स टू टेल अस अबाउट सब्जेक्ट, wants to tell us about subject। अब ये सब्जेक्ट क्या है चलिए विद्यार्थियों, ये देखो यहाँ पे सब्जेक्ट टू बी टेकन फ्रॉम अबाउट टेबल, यानी कि जो सब्जेक्ट होगा वो ऊपर जो अपन को स्टेंजा दी हुई रहती है उसमें दिया हुआ रहता है। तो सर हमारे को कैसे पता चलेगा कि कौन सा सब्जेक्ट है, कौन सा क्या है, हम कैसे ढूंढेंगे? तो चिंता मत करो यार दोस्तों, मैं बताऊंगा आपको कि कौन सा सब्जेक्ट लिखना है इस पोएम में। इस पोएम का चाहे स्टेंजा कोई सी भी है, इस पोएम का कौन सा सब्जेक्ट है मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। तो इस वीडियो को स्किप मत करना और लास्ट तक देखते रहना। मैं आपको बताऊंगा कि कोई इस पोएम का, रिस्क जो पोएम आएगी उसका सब्जेक्ट कौन सा आएगा, तो अपन सब में लिख सकते हैं। कॉन्टेक्स्ट में वो चीज लिखी जाती है कि ऊपर जो स्टेंजा दी हुई है तो उस स्टेंजा की थीम क्या है या इस पोएम की थीम क्या है ना, ये पोएम क्या कहना चाहती है। ये लिखा हुआ है इन दिस पोएम, नेम ऑफ द पोएम अपन ने लिखा, मान लो दिस द पोएट जेनेट रैंड वांट्स टू टेल अस, वो हमें बताना चाहते हैं, इस पोएम में कवि जेनेट रैंड हमें बताना चाहते हैं अबाउट सब्जेक्ट। जो भी अपन सब्जेक्ट होगा वो मैं आपको भी बता दूंगा, ठीक है ना। अब अपन इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एक्सप्लेनेशन में भी देखेंगे अपन, एक्सप्लेनेशन लिख के डबल अंडरलाइन करनी है और नीचे वाली लाइन से लिखनी है।
दिस स्टेंजा इज अ गुड एग्जांपल ऑफ, फिर क्या लिखना है, नेम ऑफ द पोइट्स, यानी यहाँ पे कवि का नेम आएगा जैसे जेनेट रेंड आएगा। सिंपलिसिटी ऑफ वर्ड्स एंड डिक्शन, पोइट हैज ट्राइड हिज बेस्ट ऑफ ग्लोरीफाइंग, और फिर सब्जेक्ट। अब ये सब्जेक्ट क्या है मैं आगे थोड़ा इस वीडियो में इसके बाद में बता दूंगा, लास्ट में वीडियो के अंदर बता दूंगा। ये सब्जेक्ट अपना कॉन्टेक्स्ट वाला सब्जेक्ट है, जो कॉन्टेक्स्ट में भी आ जाएगा, यहाँ पे भी आ जाएगा। फिर अपन लिखेंगे जैसे पोइट कम बिफोर अस एज ए ट्रू लवर ऑफ नेचर, दिस लाइन्स आर हाईली म्यूजिकल, फिर वापस सब्जेक्ट आ जाएगा जो यही आएगा, इज सीन इन द होल स्टेंजा, द पोइट इज एबल टू प्रोड्यूस a great effect on our mind and heart. The poem is a good expression of poet's mind and heart. अब देख लेंगे इसका अर्थ क्या हो रहा है। जैसे दिस स्टेंजा इज ए गुड एग्जांपल ऑफ, नेम ऑफ द पोएट्स लिखेंगे अपन, यानी कि जेनेट रेंड लिख देंगे। मान लो अपन जैसे पढ़ते हैं तो जो ये जो स्टेंजा दी हुई ऊपर जो लाइनें दी हुई है वो बहुत अच्छा एग्जांपल है। नेम ऑफ द पोएट्स लिख देंगे। सिंपलिसिटी ऑफ वर्ड्स एंड डिक्शन, यानी कि शब्दों का जो चयन किया गया है वो साधारणतः चयन किया गया है, मतलब जो शब्द लिए गए हैं वो सिंपल व सहज शब्द लिए गए हैं। फिर पोइट हैड ट्राइड हिज बेस्ट टू ग्लोरीफाई, ग्लोरीफाई मींस होता है महिमा, गुणगान या आदरभाव करना। तो जो कवि है उसने मतलब अच्छी महिमा बतानी चाहिए, जैसे जो भी सब्जेक्ट आएगा उनके बारे में। फिर पोइट कम्स बिफोर अस एज ए ट्रू लवर ऑफ नेचर, जो कवि है वो हमारे सामने किसके रूप में आता है, प्रकृति के प्रेमी, सच्चे प्रेमी के रूप में हमारे सामने आता है। तो ये कोई सी भी पोएम लिखी गई हो, चाहे वो द लोटस हो, चाहे द रिस्क हो, या कुछ भी हो, ये सब में कॉमन आता है ना। और अपन इस जुगाड़ के द्वारा अपन अच्छे नंबर भी प्राप्त कर सकते हैं। जब अपन को कुछ भी याद नहीं आ रहा हो, भले अंग्रेजी पढ़ना ही नहीं आ रहा हो, कोई दिक्कत नहीं है, अंग्रेजी अपन को याद हो या नहीं हो, लेकिन इनके द्वारा अपन ये रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट एक्सप्लेनेशन करके अच्छे नंबर अपन प्राप्त कर सकते हैं। फिर दिस लाइन्स आर हाईली म्यूजिकल, दिस लाइन्स आर हाईली म्यूजिकल, इसका मीन्स हो रहा है कि ये जो लाइनें दी गई है अच्छे संगीत के रूप में दी गई है, अच्छे जैसे अपन गा करके बताते हैं ना गाना, उस टाइप में लाइनें दी गई है। फिर सब्जेक्ट आ जाएगा इज सीन इन द होल स्टेंजा, जो भी सब्जेक्ट आ रहा है इस पूरे जो स्टेंजा है, इस पूरे स्टेंजा में वो अपन को दिखाई दे रहा है। द पोएट इज एबल टू प्रोड्यूस अ ग्रेट इफेक्ट ऑन आवर माइंड एंड हार्ट, जो कवि है वो हमारे हृदय, हमारे मस्तिष्क एवं हृदय में ग्रेट इफेक्ट यानी कि महान प्रभाव उत्पन्न करने के योग्य है। द पोएम इज अ गुड एक्सप्रेशन ऑफ पोएट्स माइंड एंड हार्ट, ये जो कविता है दिस पोएम इज अ गुड एक्सप्लेनेशन है ना ऑफ पोएट्स माइंड एंड हार्ट, यानी कि कवि के मस्तिष्क एवं हृदय की अच्छी अभिव्यक्ति है। ठीक है, उसके बाद में अपने पास आता है क्रिटिकल कमेंट्स। सर ये तो हम आपको स्कूल में बताया ही नहीं कि क्रिटिकल कमेंट्स भी लिखना होता है या नहीं लिखना होता, लेकिन अपन को लिखना है बच्चों। अपन को जब बेस्ट करना है, अपन को जब अच्छे नंबर प्राप्त करने होते हैं तो दूसरों से अपन को एक्स्ट्रा करना होता है। ये वही चीजें हैं क्रिटिकल कमेंट्स, मतलब विशेष बिंदु जो अपन को हिंदी में बताया जाता है। हिंदी में अपन सपर्सन वाक्य जब आता है तो अपन करते हैं ना पर्सन, फिर वाक्य, फिर विशेष बिंदु, लेकिन इंग्लिश में नहीं होता है ना। इंग्लिश में ज्यादातर अपन किसी में भी देखेंगे या किसी भी स्कूल में बताते हैं तो वो बस यहाँ तक बता देते हैं, लेकिन आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा करना है क्योंकि अपन एडवांस है, थोड़ा सा अच्छे नंबर लेकर के आने हैं, तो अपन को थोड़ा सा दूसरों से अलग हट के बताना है। तो ये सब कोई सा भी स्टेंजा है, कोई सी भी एक्सप्लेनेशन है, ये सब में चलेंगे। ठीक है, ये विशेष बिंदु दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल पोएम अबाउट, और फिर यहाँ पे सब्जेक्ट लिख देना है जो कि अब कुछ ही क्षणों पश्चात मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्या सब्जेक्ट आएगा। ठीक है, इसका मतलब हो गया दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल पोएम, यानी कि ये बहुत ही अच्छी, बहुत ही सुंदर कविता है और जो भी सब्जेक्ट आएगा उसके बारे में। द पोएट हैज यूज्ड सिंपल एंड ब्यूटीफुल लैंग्वेज, इसका मतलब अपन हिंदी में लिखते नहीं है क्या, दी गई पद्यांश की भाषा सरल, सहज एवं सुबोध है। तो यही चीजें यहाँ पे कि द पोएट जो कवि है उसने यूज्ड यानी उपयोग किया है सिंपल एंड ब्यूटीफुल लैंग्वेज, यानी कि साधारण और सुंदर लैंग्वेज का यहाँ पे प्रयोग किया है भाषा का। द पोएम गिव्स अ साउंड एंड डीप मैसेज, यहाँ पे जो पोएम है, ये कविता है, ये अपन को गहरा संदेश देती है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा। इसके बाद में अब आपको सब्जेक्ट बताता हूँ कि इस पोएम का, दिस पोएम का जो है वो सब्जेक्ट क्या होगा।
तो बच्चों ये है तुम्हारा सब्जेक्ट जिसका तुम बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। सब्जेक्ट सब्जेक्ट सर क्या है सब्जेक्ट, है ना। तो इस पोएम का जो मेन थीम है या फिर जो सब्जेक्ट है रिस्क का, वो ये है कि टू टेक रिस्क इफ वी वांट टू अचीव समथिंग, देयर इज नो अचीवमेंट विदाउट रिस्क। जैसे कि मैंने आपको कविता की शुरुआत में ही बताया था पहले से ही कि कवि इसमें कहना ये चाह रहा है कि प्रत्येक क्रिया करने में अपन को रिस्क है, खतरा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अपन रिस्क नहीं ले। अगर अपन को कुछ करना है, कुछ बनना है, अपने अस्तित्व को बनाए रखना है, तो अपन को रिस्क लेनी चाहिए। बिना रिस्क के अपन कुछ भी उपलब्धि हासिल नहीं कर सकते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, यही इसका सब्जेक्ट है कि टू टेक रिस्क, हमें रिस्क लेनी चाहिए। इफ वी वांट टू अचीव समथिंग, यदि हमें कुछ प्राप्त करना हो, अचीव मतलब प्राप्त, यदि हम कुछ प्राप्त करना चाहते हो, वी वांट यानी चाहना, देयर इज नो अचीवमेंट विदाउट रिस्क, यानी कि बिना रिस्क के कोई उपलब्धि हासिल नहीं कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ यार दोस्तों आपको समझ में आया होगा ये वीडियो। अगर आपको समझ में आया हो तो मुझे कमेंट करके बताना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को जरूर प्रेस करना ताकि आप हमारे आने वाली सारी वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। और अगर आपने हमारे पहली वाली वीडियो को नहीं देखी हो तो उस वीडियो को भी आप जरूर देखिएगा। थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।